इस देश के अंदर जब भी कोई ऐसा कानून लाया जाता है जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत के अंदर आ रहे संदिग्ध पैसों के काले कारोबार पर नकेल कसने का काम करता है, तो अचानक से देश के अंदर और सरहद के पार तक एक अलग ही किस्म की खलबली और छटपटाहट देखने को मिलने लगती है। भारत के संसद के अंदर अभी एक कानून की चर्चा ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिक गलियारों में अचानक मिर्ची लगने का एहसास होना शुरू हो चुका है। अमेरिका के एक बेहद प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद जो ट्रंप की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर भारत को खुली चुनौती देने वाले अंदाज में एक चेतावनी जारी कर दी है। उनका कहना है कि अगर भारत ने इस कानून को पारित करने की कोशिश की तो भारत और अमेरिका के बीच सालों से बनाए गए द्विपक्षीय रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए पटरी से उतर जाएंगे और दोनों देशों की दोस्ती में कभी न भरने वाली जख्म आ जाएगी। यह सवाल केवल एक सांसद के बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भारत के उस फैसले का है जो इस देश के अंदर विदेशी चंदे के नाम पर चल रहे हजारों करोड़ रुपए के खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। बात हो रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए में होने जा रहे उस ऐतिहासिक संशोधन की, जिसने भारत में समाज सेवा के नाम पर अपनी समानांतर दुकान चला रहे लोगों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। 5 अगस्त यानी कि आज वह तारीख है जब संसद के पटल पर इस संशोधन बिल को पेश किए जाने की खबरें सामने आई थी। उसी वक्त अमेरिका से लेकर यूरोप के कई बड़े पावर सेंटर तक अचानक से बिलबिला उठे थे। जिस तरह से एक अमेरिकी सांसद भारत के अंदरूनी प्रशासनिक सुधारों और कानूनों पर उंगली उठाने के लिए अपने पूरे पद का इस्तेमाल करता है, वह इस बात का सीधा सबूत है कि इस संशोधन बिल की आंच कितनी दूर तक और कितनी गहराई से पहुंच चुकी है। हम इस पूरे घटनाक्रम के हर उस पहलू को बिना किसी लाग लपेट के खंगालने वाले हैं जिसे अब तक बड़ी चतुराई से छुपाने की कोशिश की जाती रही है। हम बात करेंगे कि आखिर एक विदेशी सांसद को भारत के संसद की कार्रवाई से इतना दर्द क्यों हो रहा है और क्यों उसने सीधे ईसा मसीह के दौर से लेकर सेंट थॉमस के मालाबार तट पर आने तक का इतिहास भारत के इस प्रशासनिक कानून से जोड़ दिया है। हम इस बात की पूरी गहराई में जाएंगे कि कैसे समाज सेवा, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और इलाज के नाम पर आने वाली अरबों खरबों की रकम भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठानों और भारत के डेमोग्राफी ढांचे को भीतर ही भीतर दीमक की तरह चाटने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। यह समझना बेहद जरूरी है कि जब अमेरिका खुद अपने देश में विदेशी पैसों की एक एक पाई का हिसाब रखने के लिए दुनिया के सबसे क्रूर और सख्त नियम लागू करता है, तो वही अमेरिका भारत द्वारा अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने पर अचानक मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का अलार्म क्यों बजाने लगता है। अब बात करते हैं उस अमेरिकी सांसद के बयान की, जिसने इस पूरे मामले को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बनाने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। अमेरिकी सांसद रैली मूर ने सार्वजनिक मंच से यह बेबुनियाद और बेहद भ्रामक आरोप लगाया कि भारत का यह नया संशोधन बिल असल में भारत में रह रहे ईसाइयों, उनकी धार्मिक संस्थाओं और उनके द्वारा चलाए जा रहे चर्चों के खिलाफ लाया गया एक सीधा प्रशासनिक हमला है। जरा सोचिए कितनी बड़ी मिर्ची लगी है और यह कितना बड़ा कानून आने वाला है। अपने तर्क को वजन देने के लिए उसने इतिहास की किताबों के वे पन्ने पलटने की कोशिश की जिनका इस कानून से दूर दूर तक कोई भी लेना देना है ही नहीं। सांसद ने कहा कि ईसा मसीह के पुनरुत्थान के महज कुछ दशकों के बाद ही सेंट थॉमस भारत के मालाबार तट पर आ पहुंचे थे। इसीलिए भारत में ईसाइयों की मौजूदगी का इतिहास सदियों पुराना है और इतना गहरा है कि उस पर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, ये भाई साहब का कहना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस बिल के जरिए उन तमाम चर्चों और उनके अधीन चलने वाली चैरिटी का पूरा प्रबंधन अपने हाथों में छीनने की नियत रख रही है। लेकिन हकीकत और संसद की दहलीज पर खड़े इस बिल के पन्नों में जो लिखा है वह इस अमेरिकी नैरेटिव से 180 डिग्री बिल्कुल अलग है। भारत सरकार ने ना तो कभी किसी धार्मिक संस्था का प्रबंधन जो है वो अपने हाथ में लेने की बात कही है और ना ही किसी वैध और पारदर्शी तरीके से चलने वाले धार्मिक संस्थान को रोकने की कोशिश ही की है। सरकार का सीधा और साफ रुख केवल एक लाइन का है, अगर भारत के अंदर सरहद के बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है तो उस पैसे का एक एक रुपया किस खाते से निकला, भारत के किस बैंक में आया, उसे किस काम के लिए निकाला गया, उसका अंतिम लाभार्थी कौन था और उस पैसे से जमीनी स्तर पर क्या क्या काम हुआ, इसका पाई पाई का हिसाब भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास होना ही चाहिए। अगर कोई संस्था पारदर्शी है, अगर उसका काम साफ साफ समाज सेवा है, तो उसे डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर समाज सेवा की आड़ में भारत विरोधी मंसूबों को खाद पानी दिया जा रहा है, तो फिर उस पर भारत का कानून अपनी पूरी ताकत से गिरेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस बिल के खिलाफ
बिलबिलाने वाला अकेला अमेरिका ही नहीं है। अमेरिका के इस संसद से ठीक पहले ब्रिटेन के भीतर बैठा बेहद ताकतवर और रसूखदार क्रिश्चियन लॉबी का पूरा नेटवर्क इस बिल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने में जुटा हुआ था। वे लगातार ब्रिटिश मीडिया से लेकर यूरोपीय संसद तक में यह दुहाई दे रहे थे कि भारत में धार्मिक संस्थाओं का दम घोटा जा रहा है। मगर जरा भारत के अंदरूनी राजनीतिक और सामाजिक दोहरे मापदंडों का सच भी देख लीजिए। जब भारत सरकार देश के सम्मान से जुड़े राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम या फिर नियम लाने की बात करती है, तो इस देश का एक खास वर्ग और अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसे तुरंत मुस्लिम विरोधी करार दे देता है। यहीं पर लोग गद्दार लोग बैठे हुए हैं। और जब सरकार देश में आने वाले अवैध और संदिग्ध विदेशी फंड पर नकेल कसने के लिए एफसीआरए में संशोधन लाती है, तो उसी पल पूरी दुनिया की लॉबी एकजुट होकर इसे ईसाई विरोधी साबित करने का गंदा खेल खेलने लगती है। यह दोहरा मापदंड केवल जुबानी जमा खर्च नहीं है, यह एक सोची समझी अंतरराष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। जब दुनिया के सबसे बड़े और खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहने वाले विदेशी पैसों पर अपनी नीतियां बनाते हैं, तब उनका कानून सबसे बेहतरीन और सुरक्षात्मक मान लिया जाता है। अमेरिका के पास फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि एफएआरए नाम का एक ऐसा खूंखार कानून मौजूद है, जिसके तहत अगर कोई भी विदेशी संस्था या फिर व्यक्ति अमेरिका के भीतर एक भी डॉलर किसी नीतिगत या फिर सामाजिक प्रभाव के लिए खर्च करता है, तो उसे अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने खुद को विदेशी एजेंट के तौर पर रजिस्टर कराना पड़ता है और हर दिन का हिसाब देना पड़ता है। जरा सी चूक पर अमेरिका उन पर ऐसी जेल की सजाएं और जुर्माने ठोकता है कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और वही अमेरिका भारत पर उंगली उठाता है कि आप एफसीआरए कानून नहीं ला सकते। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2018 में अपने देश की राजनीति और समाज को विदेशी प्रभाव से पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम एक्ट लागू किया था, जिसमें संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विदेशी पैसों की छाया को भी अपराध माना गया है। बात अगर चीन की करें तो चीन के अंदर किसी विदेशी एनजीओ को बिना कम्युनिस्ट पार्टी की सीधी मंजूरी और पुलिस की 24 घंटे की सख्त निगरानी के प्रवेश करने तक की इजाजत नहीं है। वहां विदेशी एनजीओ के लिए दुनिया के सबसे खौफनाक और सख्त नियम लागू हैं। यूरोपीय संघ खुद अपने तमाम सदस्य देशों के भीतर विदेशी फंड से चलने वाले सोशल मीडिया और पॉलिटिकल नेटवर्क पर दिन रात जांच बिठाए रहता है और अवैध पाए जाने पर करोड़ों यूरो के जुर्माने ठोक देता है। अब सबसे तीखा और सबसे चुभने वाला सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और पूरा यूरोपीय संघ अपनी संप्रभुता और अपने देश के ताने बाने को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी फंडिंग पर दुनिया के सबसे सख्त और निर्मम कानून बनाते हैं, तब तो पूरी दुनिया में शांति रहती है और उसे उन देशों का संप्रभु अधिकार कहा जाता है। लेकिन जैसे ही भारत अपनी संप्रभुता, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने सामाजिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए एफसीआरए में संशोधन लाने का फैसला करता है, वैसे ही पूरी दुनिया की मानवाधिकार संस्थाओं, पश्चिम सांसदों और विदेशी मीडिया को भारत के लोकतंत्र पर खतरा और ईसाइयों पर हमला क्यों दिखाई देने लगता है? यह कौन सा न्याय है कि आपकी सीमाओं में आने वाला विदेशी पैसा तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है और हमारे देश में आने वाला संदिग्ध विदेशी फंड अचानक से समाज सेवा का पवित्र पानी बन जाता है? अब देखिए, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे ही देश में बैठे कुछ जयचंद की है, उन गद्दारों की गलती है। वो ये नहीं कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, उनका काम है उंगली करना। कितना भी अच्छा सरकार काम कर ले, वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो उसके फेवर में नहीं है, ये तो उसके फेवर में नहीं है। किसी भी तरह से सरकार को अटका देना है, आगे बढ़ने ही नहीं देना है देश को, यही काम है। तो गलती विदेशों की नहीं है, गलती हमारे देश में बैठे लोगों की है। हमें यह भी जानना होगा कि आखिर ऐसा क्या है इस नए एफसीआरए संशोधन बिल के अंदर, जिसने भारत के अंदरूनी एनजीओ साम्राज्य और सरहदों के बाहर बैठे उनके आकाओं की नींद पूरी तरह से उड़ाकर रख दी है। इस खलबली का सबसे बड़ा कारण है इस बिल में शामिल किया गया एक बेहद क्रांतिकारी और कड़ा प्रावधान, जो है नामित प्राधिकरण यानी कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का गठन और संदिग्ध विदेशी फंड से बनाई गई पूरी संपत्ति की सीधी जब्ती का नियम। अब तक का इतिहास यह रहा है कि विदेशी एनजीओ और भारत के उनके प्रतिनिधि विदेशी फंड से अरबों रुपए की महंगी संपत्तियां, जमीनें, बड़े बड़े दफ्तर, अस्पताल, स्कूल और लग्जरी गाड़ियां खरीद लेते थे। और जब कभी किसी धांधली, देश विरोधी गतिविधि या फिर फर्जीवाड़े के चलते उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता था या वे खुद अपना लाइसेंस रिन्यू कराने से हाथ खड़ा कर देते थे, तो वे उस पूरी संपत्ति को
अपनी निजी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी में तब्दील करके उस पर कब्जा जमाए बैठे रहते थे। लेकिन नए संशोधन बिल ने इस पूरे खेल की रीढ़ को ही तोड़ दी है। अब अगर किसी भी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा निरस्त किया जाता है, या वे खुद अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं, या फिर समय पर उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाता है, तो उस विदेशी फंड से अर्जित की गई एक एक इंच जमीन, इमारत, बैंक बैलेंस और पूरी संपत्ति सीधे तौर पर सरकार के इस नामित प्राधिकरण के पूर्ण कंट्रोल में चली जाएगी। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि विदेशी चंदे और फर्जी समाज के नाम पर भारत की जमीन पर खड़ा किया गया यह अरबों रुपए का निजी एनजीओ साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। अब आपको समझ में आ रहा है कि इस पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? अभी आपको और समझ में आएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। एनजीओ चलाने वाले अब विदेशी पैसों से बनाई गई संपत्तियों को अपनी पुश्तैनी या फिर प्राइवेट जायदाद बनाकर ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि यह कोई छोटा मोटा मामला है, तो जरा आंकड़ों की उस भयानक सच्चाई पर नजर डालिए जो भारत के प्रशासनिक दफ्तर से निकलकर सामने आई है। साल 2019 से लेकर 2022 के बीच, यानी महज 3 सालों के भीतर भारत के अंदर पंजीकृत 13,520 संगठनों, एनजीओ, धार्मिक ट्रस्टों को सरहदों के पार से कुल मिलाकर 55,741 करोड़ रुपए का भारी भरकम विदेशी फंड प्राप्त हुआ है। यह 55,000 करोड़ से ज्यादा की रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई छोटे देश का पूरा सालाना बजट चलाया जा सकता है। अब जरा हालिया आंकड़ों की गंभीरता को समझिए। 15 जुलाई 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत के भीतर इस वक्त केवल 14,449 ऐसे एफसीआरए लाइसेंस हैं जो सक्रिय यानी कि एक्टिव कैटेगरी में हैं। इसके उल्टा जांच एजेंसियां और गृह मंत्रालय के सख्त कार्रवाई के चलते अब तक कुल मिलाकर 22,498 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस सीधे तौर पर निरस्त यानी कि कैंसिल किए जा चुके हैं, क्योंकि वे विदेशी पैसों का हिसाब देने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे या फिर संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए थे। इसके अलावा 15,212 एफसीआरए लाइसेंस ऐसे हैं जिनकी कानूनी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और उन्होंने नए नियमों के डर से अपना रिन्यू तक अप्लाई नहीं किया है। यह आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि भारत के अंदर विदेशी पैसों की एक ऐसी समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी की गई थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, जिसका कोई हिसाब किताब सरकार के पास मौजूद नहीं था। यह समझना अब किसी भी भारतीय नागरिक के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आखिर समाज सेवा के इस नकाब के पीछे असली खेल क्या खेला जा रहा था। कागजों पर तो यह दिखाया जाता था कि यह 55,000 करोड़ से ज्यादा का विदेशी फंड भारत से गरीबी हटाने, गरीबों का मुफ्त इलाज कराने, अनाथ बच्चों को पढ़ाने, दूर दराज के इलाकों में पानी का प्रबंधन करने और सामाजिक कल्याण के लिए आ रहा है। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने इस पैसे के ट्रेल का पीछा किया, तो जो सच निकलकर सामने आया उसने भारत की आंतरिक सुरक्षा के होश उड़ा दिए हैं। इस विदेशी पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब और असहाय लोगों को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराने, सरकार के खिलाफ देश के कोने कोने में फर्जी नैरेटिव गढ़ने और भारत के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को ठप करने वाले हिंसक आंदोलन को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब एक खबर आई कि पंजाब पुलिस ने ऐसा कहा है कि जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कुछ आतंकवादी भी थे और पेट्रोल बम और कुछ कुछ करने की कोशिश रची जा रही थी। ये भी निकलकर सामने आया है। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब कुछ एफसीआरए को लेकर ही हो रहा है। अगर हम इस बात का बारीकी से विश्लेषण करें कि आखिर भारत सरकार को इतना बड़ा और कड़ा एफसीआरए संशोधन बिल लाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा, तो इसके पीछे 4 बेहद गंभीर और खतरनाक राष्ट्रीय कारण छिपे हुए हैं। पहला और सबसे घातक कारण है भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय इशारों पर रुकावट पैदा करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और भारत की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों की कई खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात का रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है कि विदेशी फंड से फल फूल रहे एनजीओ का जो सीधा इस्तेमाल हो रहा है वो भारत के बड़े बड़े मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने, कानूनी लड़ाइयों में उलझाने और स्थानीय लोगों को भड़काकर ठप करने के लिए किया जा रहा है। इसके 2 सबसे प्रत्यक्ष और ज्वलंत उदाहरण हमारे इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज है। पहला उदाहरण है तमिलनाडु का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू कर रहा था, तब अचानक से तटीय इलाकों में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और महीनों तक
उग्र प्रदर्शन चला। जांच में साफ साफ पाया गया कि इन प्रदर्शनों की डोर कुछ ऐसे चर्च समर्थित एनजीओ के हाथ में थी जिन्हें सीधे तौर पर स्कैंडिनेवियाई और अमेरिकी संस्थानों से करोड़ों रुपए का विदेशी फंड दिया जा रहा था ताकि भारत अपनी बिजली जरूरतों में आत्मनिर्भर न बन सके। दूसरा उदाहरण है तमिलनाडु के ही थूथुकोटी में स्थित स्टेरलाइट कॉपर प्रोजेक्ट। इस तांबा कारखाने के खिलाफ जिस तरह से उग्र और हिंसक आंदोलन खड़ा किया गया, जिसके चलते अंततः उस प्लांट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा, उसका नतीजा यह हुआ कि जो भारत दुनिया भर में तांबे का एक बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था, वह रातों रात तांबे का एक बड़ा आयातक देश बन गया और इसका सीधा अरबों डॉलर का फायदा विदेशी कंपनियों और भारत विरोधी ताकतों को मिला। सुरक्षा और आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के नियोजित एनजीओ आंदोलन और कानूनी दावपेचों के कारण भारत के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की लागत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, निर्माण में सालों की देरी होती है और भारत की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को हर साल 2 से 3% तक का सीधा और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए कि समाज सेवा के नाम पर आया विदेशी पैसा असल में भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा था। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, फेक नैरेटिव और थिंक टैंक्स के जरिए भारत के खिलाफ छेड़ा गया हाइब्रिड वॉर। आज के जमाने में किसी देश को तबाह करने के लिए मिसाइलें या टैंक भेजने की जरूरत नहीं होती। बिना कोई हथियार चलाए विदेशी पैसे से पाले गए थिंक टैंक, नामचीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, बिकाऊ पत्रकारों, डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किसी भी देश की चुनी हुई सरकार और देश के माहौल को पूरी तरह से जहरीला बनाया जा सकता है। हमने भारत के पड़ोस में देखा है कि कैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में रातों रात जन आंदोलन खड़े करके पूरी की पूरी सत्ताओं को उखाड़ फेंका गया और उन देशों को अराजकता की आग में झोंक दिया गया। भारत के भीतर भी विदेशी पैसे के दम पर ठीक उसी तरह का हाइब्रिड वार चलाने की पूरी जमीन तैयार की जा रही थी, जिसे समय रहते रोकना भारत की संप्रभुता के लिए बेहद अनिवार्य हो चुका है। तीसरा सबसे गंभीर और संवेदनशील कारण है भारत के जनसांख्यिकीय ढांचे यानी कि डेमोग्राफी में तेज गति से किया जा रहा बदलाव और संगठित धर्मांतरण। भारत के दूर दराज के आदिवासी इलाकों, पूर्वोत्तर के राज्यों और अत्यंत गरीब देहाती क्षेत्रों में विदेशी एनजीओ बड़े बड़े चैरिटेबल अस्पताल, स्कूल और राहत सामग्री की आड़ में दाखिल होते हैं। वहां के मजबूर, बीमार और गरीब लोगों की लाचारी का फायदा उठाकर उनका मानसिक ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण के खेल को अंजाम दिया जाता है। इस काम के लिए सरहदों के पार से पानी की तरह पैसा बहाया जाता है ताकि भारत के कई संवेदनशील और सीमावर्ती जिलों में आबादी के संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदला जा सके और भविष्य में भारत की अखंडता के लिए एक नया आंतरिक संकट पैदा किया जा सके। चौथा और सबसे गंदा कारण है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और भारत के नेतृत्व की छवि को व्यवस्थित रूप से नीचा दिखाना और उससे पूरी दुनिया में बदनाम करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी कई नामचीन मानवाधिकार संस्थाएं जो पर्दे के पीछे से जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और अमेरिकी फोर्ड फाउंडेशन जैसे कुख्यात भारत विरोधी तत्वों से भारी भरकम फंड प्राप्त करती है, जिनका मुख्य काम यही है। वे मानवाधिकार, धार्मिक आजादी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और पर्यावरण के नाम पर झूठी, मनगढ़ंत और एक तरफा रिपोर्ट्स तैयार करती हैं। फिर उन रिपोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी जैसे संस्थाओं में फैलाकर पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को एक तानाशाह और क्रूर देश के रूप में पेश करने का जहरीला नैरेटिव गढ़ती है। इन तमाम राष्ट्र विरोधी हरकतों, आर्थिक चोटों और सामाजिक साजिशों की कमर तोड़ने के लिए ही भारत सरकार जो नया एफसीआरए संशोधन बिल लेकर आई है, उसके प्रावधान इतने ज्यादा कड़े और अवैध हैं कि अब कोई भी फर्जी एनजीओ कानून के शिकंजे से बचकर नहीं निकल पाएगा। अब जरा इस नए बिल के उन मुख्य और सबसे मारक प्रावधानों को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला प्रावधान है, अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता है, समय सीमा समाप्त हो जाती है या फिर सरकार उसे रद्द कर देती है, तो उस एनजीओ द्वारा विदेशी फंड के पैसों से खरीदी गई कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वह कोई विशाल स्कूल की इमारत हो, करोड़ों का अस्पताल हो, महंगी जमीन हो, लग्जरी गाड़ियां हो या फिर आलीशान ऑफिस हो, वह तुरंत सरकार के नामित प्राधिकरण की संपत्ति बन जाएगी। सरकार के पास यह पूरा कानूनी अधिकार होगा कि वह उन संपत्तियों को अपने अलग अलग सरकारी विभागों को जनहित के कामों के लिए सौंप दे और फिर उन संपत्तियों की खुले बाजार में नीलामी कराकर उससे मिलने वाला पूरा पैसा देश के सरकारी खजाने में सीधे जमा करा दे। दूसरा प्रावधान, मिक्स फंड प्रॉपर्टी यानी कि मिला जुला पैसा लगाकर बनाई गई संपत्तियों पर बेहद कड़ा रुख। अगर किसी एनजीओ ने कोई विशाल इमारत या फिर जमीन भारतीय चंदे और विदेशी फंड
दोनों को मिलाकर खरीदी है, तो कानून के तहत वह पूरी की पूरी संपत्ति पहली नजर में सीधे प्राधिकरण के कब्जे में चली जाएगी। उसके बाद उस एनजीओ के पदाधिकारियों को अदालत और सरकार के सामने ठोस सबूतों के साथ यह साबित करना होगा कि उस प्रॉपर्टी में उनका खुद का भारतीय पैसा कितना लगा हुआ है। जब तक वे पाई पाई का हिसाब कानून को नहीं देंगे, तब तक उस संपत्ति का 1 इंच हिस्सा भी उन्हें वापस नहीं मिलेगा। तीसरा प्रावधान, सबलेटिंग यानी कि फंड के ट्रांसफर पर पूरी तरह से पूर्ण रोक। पुराने एफसीआरए कानून में सबसे बड़ा झोल और चोर दरवाजा यही था कि विदेश से बैठा कोई भी बड़ा आका भारत में स्थित एक बड़े और हाई प्रोफाइल एनजीओ, मान लेते हैं कि एनजीओ का नाम ए है, तो ए के खाते में 100 करोड़ रुपए भेज देता था। फिर वह ए एनजीओ जो है उस 100 करोड़ रुपए को छोटे छोटे स्थानीय एनजीओ, मान लिया कि बी, सी, डी और ई के खातों में टुकड़ों टुकड़ों में भेज देता था। इस प्रक्रिया में पैसों का मूल स्रोत और उसकी जांच का ट्रेल पूरी तरह से गायब हो जाता था और सुरक्षा एजेंसियां यह पता नहीं लगा पाती थी कि जमीन स्तर पर उस पैसे से क्या खुराफात की गई है। नए संशोधन बिल ने इस सबलेटिंग के खेल को पूरी तरह से अवैध और प्रतिबंधित कर दिया है। अब जिस एनजीओ को विदेश से पैसा मिलेगा, उसे खुद ही उस पूरे पैसे का इस्तेमाल करना होगा और खुद ही उसका पाई पाई का हिसाब सरकार को देना होगा। वह किसी दूसरे एनजीओ को 1 भी रुपया ट्रांसफर नहीं कर सकता। चौथा प्रावधान, प्रशासनिक खर्चों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। जो पुराने नियम थे उसके मुताबिक एनजीओ वाले विदेश से आए कुल चंदे का 50% तक पैसा अपने खुद के प्रशासनिक खर्चों यानी कि अपने बड़े बड़े दफ्तरों का किराया देना, पदाधिकारियों की लाखों रुपए की लग्जरी सैलरी बांटना, 5 स्टार होटल में रुकना, महंगी गाड़ियों में घूमने और अपने ऐशो आराम पर उड़ाने के लिए आजाद थे। नए संशोधन बिल ने इस प्रशासनिक खर्च की सीमा को 50% से सीधे घटाकर अधिकतम 20% कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि अब विदेश से आने वाले हर 100 रुपए में से कम 80 रुपए सीधे उस मूल सामाजिक उद्देश्य पर ही खर्चे करने होंगे जिसके लिए वह पैसा भारत लाया गया था। प्रशासनिक खर्च के नाम पर एनजीओ की अय्यासी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पांचवा प्रावधान, एनजीओ के पदाधिकारियों की सीधी व्यक्तिगत जवाबदेही। नए कानून में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी एनजीओ के बोर्ड में शामिल सभी मेंबर्स, उसके डायरेक्टर्स, उसके ट्रस्टी और उसके मालिकों, चाहे वे भारतीय नागरिक हों या फिर किसी विदेशी देश के नागरिक हों, उनकी एनजीओ द्वारा किए जाने वाले हर सही या फिर गलत गतिविधि के लिए सीधी व्यक्तिगत जवाबदेही यानी कि इंडिविजुअल लायबिलिटी तय होगी। अब कोई भी डायरेक्टर या ट्रस्टी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता कि उसे एनजीओ के अंदर चल रहे फर्जीवाड़े या फिर देश विरोधी फंडिंग की जानकारी नहीं थी। अगर एनजीओ ने कोई गड़बड़ी की तो उसकी सीधी सजा और कानूनी कार्रवाई उसके तमाम पदाधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। अब अगर हम इस पूरे एफसीआरए बिल का निष्पक्ष और निष्पक्षता से विश्लेषण करें तो यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यह कानून भारत के किसी भी विशेष धर्म, किसी खास समुदाय या फिर ईसाइयों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। यह कानून पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है और नियम तोड़ने वाले, फर्जीवाड़ा करने वाले या फिर देश की सुरक्षा के से खिलवाड़ करने वाले किसी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर सिख एनजीओ पर बिल्कुल एक समान और कठोरता से लागू होता है। जो एनजीओ पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और देशभक्ति के साथ भारत के गरीबों और लाचारों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें इस कानून से डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि वर्तमान में संसद का माहौल छात्र आंदोलनों और राजनीतिक विरोधों के कारण थोड़ा प्रभावित जरूर नजर आ रहा है, लेकिन भारत सरकार ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिकी सांसदों की धमकियां या फिर विदेशी लॉबी के बयानों के आगे 1 इंच भी बैकफुट पर नहीं आने वाली है। भारत अपनी सीमाओं, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले अपनी संसद के भीतर स्वयं तय करेगा, न कि वाशिंगटन या लंदन में बैठे सांसदों के बयानों से। केंद्र सरकार इस एफसीआरए संशोधन बिल को हर हाल में संसद से पास कराएगी और भारत की संप्रभुता पर चोट करने वाले विदेशी पैसों की इस समानांतर व्यवस्था को हमेशा के लिए जमींदोज करके ही दम लेगी। इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।